सो हेलो फ्रेंड, पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज से हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो बीओ एग्जाम या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीएरेटर। तो डीएरेटर के बारे में आज हम लोग सारा कुछ जानेंगे और देखेंगे कि डीएरेटर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, बेसिक डिजाइन और कंस्ट्रक्शन देखेंगे डीएरेटर का, और देखेंगे आपका वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि ये कैसे काम करता है। इसका एनिमेशन भी देखेंगे हम लोग कि ये कैसे यहाँ पे जो हमारा गैसेस होता है वो रिमूव होता है, और इसकी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। साथ में देखेंगे इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहता है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि डीएरेटर जो हम लोग यूज करते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फ़ायदा है। तो आप देख सकते हैं कि इतना सारा जो टॉपिक है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन डीएरेटर के बारे में आपका सारा जो बेसिक फंडा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो डीएरेटर से रिलेटेड जो डाउट्स है वो सभी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव और नॉलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो डीएरेटर, तो सबसे पहले बात आती है कि डीएरेटर होता क्या है। तो देखिए, डीएरेटर हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा वाटर में जो भी डिजॉल्व गैसेस होते हैं उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो जिस डिवाइस के द्वारा गैसेस को रिमूव किया जाता है वाटर से उसको डीएरेटर कहा जाता है, और जिस प्रोसेस से किया जाता है उसको डीएरेशन कहा जाता है या गैसिफिकेशन भी कहा जाता है। गैसिफिकेशन का मतलब वही होता है कि हमारे वाटर में जो भी डिजॉल्व गैसेस है, जो उसमें गैस घुले हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ये सब जो गैसेस है अगर हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं तो उसी को गैसिफिकेशन कहा जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो डीएरेटर के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं कि डीएरेटर का जो टाइप्स होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो डीएरेटर जो होता है वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक होता है ट्रे टाइप और दूसरा जो होता है वो होता है स्प्रे टाइप। तो ज़्यादातर जगह पर आपको ट्रे टाइप ही देखने को मिलेगा, यही ज़्यादातर जगह प्रीफर किया जाता है। और इस वीडियो में भी हम लोग डिटेल में ट्रे टाइप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो होगा उसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब जो नेक्स्ट आता है वो है बेसिक डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। तो इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि इसका क्या बेसिक डिजाइन होता है, क्या कंस्ट्रक्शन होता है, क्या इसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं और उसका क्या काम होता है। तो ठीक है, इसको आप देखिए ध्यान से। देखिए, ये आप अगर डीएरेटर देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा अपने प्लांट में। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा वेसल देखने को मिलेगा जो कि वर्टिकल या हॉरिजेंटल होता है, और ये जो बड़ा सा आपको जो ड्रम टाइप का जो आपको दिख रहा है वेसल, ये उसी के ऊपर सिचुएटेड रहता है। ये जो छोटा वाला वेसल है इसी को कहा जाता है डीएरेटर, जहाँ पे हमारा डीएरेशन प्रोसेस या गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है। और यहाँ पे जो होता है ये जो भी वाटर आपका डीएरेट हो गया है वो यहाँ पे स्टोर होता है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं डीएरेटर स्टोरेज टैंक। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो ये डीएरेटर है इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये एयर वेंट हो गया जिसके थ्रू गैसेस जो होता है वो रिलीज होता है। यहाँ पे सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं जो कि अगर इनकेस अगर ओवर प्रेशर होता है तो वो उसको रिलीज कर देता है। ये आपको यहाँ पे एक हेडर दिख रहा है, इसी हेडर में आपका जो फीड वाटर आता है, जो टरबाइन में जो कंडेंसेट टरबाइन में स्टीम यूज होने के बाद जो कंडेंस हो जाता है जो कंडेंसर में, फिर उसके बाद CAP के थ्रू हम लोग इजेक्टर में, GSC में, फिर LPH में लेने के बाद LPH के बाद जब आता है तो वो आपका फिर डीएरेटर में आता है। और इसी लाइन से आपका DM वाटर मैकअप लाइन भी जुड़ा होता है। इनकेस अगर वाटर का शॉर्टेज हो गया तो हम लोग इसको भी यूज करते हैं, यहाँ से भी वाटर ले सकते हैं। तो ये हमारा इस हेडर में आ जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो नंबर ऑफ ट्रे लगे होते हैं जिसको परफोरेटेड ट्रे कहा जाता है। इसी ट्रे के थ्रू जो हमारा वाटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में विभाजित हो जाता है। ओके, और ये जो हेडर है यहीं पे आपके नोजल्स लगे होते हैं, और यहीं पे नोजल्स के थ्रू ये आपका क्या होता है, आपका इस प्लेट पे आपका ये ट्रे पे आपका वाटर जो है वो गिरता है और वाटर पूरा विखंडित हो जाता है। छोटे छोटे जैसे बारिश की बूंद में सौर जैसा होता है ना, सौर में जैसे अपना आता है एकदम छोटा छोटा पार्टिकल्स में बिखर जाता है वाटर, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्टीम डिस्ट्रीब्यूटर लगा है, ये एक हेडर है स्टीम का।
इस हेडर में हम लोग ऑक्सिलरी स्टीम यूज करते हैं। ऑक्सिलरी स्टीम कहाँ से लेते हैं, तो ये आपका जो टरबाइन में स्टीम है वहीं पे जो हम लोग यूज किए हैं वही वाला स्टीम यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। टरबाइन जो होता है, ये जो टरबाइन हो गया आपका इस तरह से, तो यहीं से एक टैपिंग ले लेते हैं, ठीक है, डिएरेटर के लिए, ठीक है, जिसको डिएरेटर स्टीम लाइन भी कहते हैं, जो कि आपका लो प्रेशर स्टीम होता है, ठीक है। अब ये हमारा हेडर हो गया, जो कि स्टीम इसमें आएगा तो स्टीम क्या करेगा, ऊपर की ओर फ्लो करेगा। ओके, ये जो स्टीम डिस्ट्रीब्यूटर दिख रहा है, इसी के थ्रू आपका स्टीम जो है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ताकि हमारा जो वाटर है और स्टीम है वो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो सके। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डिएरेटर और एक हमारा डिएरेटर स्टोरेज टैंक के बीच में एक लाइन जुड़ा हुआ है, इसको कहा जाता है प्रेशर इक्वलाइजर लाइन या प्रेशर बैलेंसिंग लाइन। ये दोनों के बीच में जो प्रेशर है उसको बैलेंस करता है, ठीक है। अब ये स्टोरेज टैंक में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा लेवल ग्लास लगा हुआ है, इसी के थ्रू हम लोग जो फिजिकली लेवल हम लोग चेक करते हैं, और साथ में एक इंस्ट्रूमेंट का भी लाइन होता है जिसके द्वारा जो डीसीएस इंजीनियर होते हैं वो डीसीएस में भी इसका लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो लाइन देख रहे हैं ये ओवरफ्लो लाइन हो गया। इन केस हमारा जो वाटर है अगर ओवरफ्लो होता है, इसमें जो लेवल होता है एक सर्टेन लेवल मेंटेन किया जाता है, अगर लेवल ज़्यादा होता है तो ये ओवरफ्लो होके वाटर जो है वो नीचे गिर जाएगा। ओके, अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हेडर आपको और दिख रहा है जो कि हीटिंग स्टीम का है। अगर इनिशियल हम लोग को जब हीटिंग करते हैं, जब हम लोग कोल्ड स्टार्टअप करते हैं, तो उस समय इनिशियल हीटिंग के लिए इस हीटिंग स्टीम का यूज किया जाता है, जिसको पेगिंग लाइन भी कहा जाता है। अब ये जो आपको हेडर दिख रहा है यही आपका बीएफपी का सक्शन लाइन होता है। इसी हेडर के थ्रू बीएफपी के सक्शन लाइन में हमारा वाटर जाता है। ओके, अगर हमारा इस वाटर को ड्रेन करना है तो इसके लिए एक ड्रेन दिया गया है। जब कभी भी अगर शटडाउन में अगर जरूरत हुआ कि हमारा इस वाटर को ड्रेन करना, पूरा खाली करना, इंस्पेक्शन करना, तो ये ड्रेन के थ्रू हम लोग वाटर को ड्रेन भी कर देते हैं। यहाँ पे आप साइड में देखेंगे तो मेन होल होते हैं और इसी के द्वारा हम लोग इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सपोर्ट लगे होते हैं। इसमें से जो सपोर्ट होता है, एक सपोर्ट आपका फिक्स सपोर्ट होता है और दूसरा सपोर्ट जो होता है वो फ्लेक्सिबल सपोर्ट होता है, ताकि जो भी हमारा डिएरेटर में जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो उसको रेजिस्ट कर सके। अब यहाँ पर देखेंगे तो कुछ और भी लाइन होते हैं। यहाँ पर एक लाइन देखेंगे तो इसको कहा जाता है बैलेंसिंग लाइन और इसको कहा जाता है रीसर्कुलेशन लाइन, जो कि बीएफपी से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो जब बीएफपी का जब टॉपिक हम लोग करेंगे तो उसमें बताऊंगा कि वो क्या होता है, किस लिए दिया रहता है। यहाँ पे बस ये देखिए कि ये इस तरह से डिजाइन किया रहता है। तो ये हो गया हमारा डिएरेटर का बेसिक डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि ये जो हमारा डिएरेटर है ये कैसे वर्क करता है, कैसे हमारे वाटर से जो भी डिजॉल्व गैसेस है उसको रिमूव करता है। तो देखिए हमारा जो ये डिएरेटर वर्क करता है वो दो लॉ पे काम करता है। फर्स्ट जो लॉ है वो है हेनरी लॉ और दूसरा जो लॉ है वो है सॉल्युबिलिटी लॉ। तो क्या होता है हेनरी लॉ? तो अभी आपका जो ये बगल में फोटो दिख रहा है चचा का, जो कि स्मार्ट दिख रहे हैं, इनका नाम है विलियम हेनरी और इन्होंने ही आज से लगभग 220 साल पहले ही दुनिया वालों को ये बता चुके हैं कि हमारा गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होगा इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा अगर हम लोग उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस जो भी उसमें डिजॉल्व है उस सॉल्यूशन में उसका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, और अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर घटा देंगे तो जो भी गैस उसमें डिजॉल्व है तो उसकी आपका सॉल्युबिलिटी जो है वो घट जाएगी, यानी कि उस सॉल्यूशन से, उस लिक्विड से आपकी जो गैस होगी वो रिमूव होने लगेगी जैसे जैसे हम लोग प्रेशर अगर रिड्यूस करेंगे, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपस में इसका रिलेशन है। तो यही हमारे जो ये चचा थे ये बता चुके हैं आज से 220 साल पहले 1803 ईस्वी में, और उसी को कहा जाता है हेनरी लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसी लॉ के थ्रू यहाँ पे ये वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है हमारा ये जो हेडर, जो ये आपका हेडर में आपका जो ये फीड वाटर आया, तो ये आप क्या होता है ये नोजल के थ्रू यहाँ पे इस परफोरेटेड ट्रे में गिरता है, जिसके थ्रू क्या होता है हमारा जो वाटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में विखंडित हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है इसका जो भी प्रेशर होता है ना वो आपका रिलीज हो जाता है, प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से अभी हम लोग देखें कि जैसे जैसे अगर प्रेशर अगर हम लोग इसका डाउन करेंगे तो इसमें जो भी डिजॉल्व गैसेस होंगे ना वो आपका रिलीज होने लगेंगे, ठीक है। जो भी गैसेस का जो मोलिक्यूल होता है वो टूटने लगता है और वहाँ से रिलीज होके वो इसी वेंट के थ्रू निकल जाता है। ओके, जैसे अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप समझना है तो अभी जो एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक तो देखे ही होंगे, कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, आप कोल्ड ड्रिंक खरीदे भी होंगे, उसका जो बोतल होता है जब आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है,
कि अचानक जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे तो उसका प्रेशर जो है वो रिलीज होता है, और जैसे जैसे अगर जितना जल्दी अगर आप प्रेशर जो रिलीज करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारे कोल्ड ड्रिंक में, यानी चाहे वो कोको कोला हो या थम्स अप हो या आपका स्प्राइट हो, ओके, तो जैसे ही आप अगर ढक्कन खोलेंगे तो क्या होगा, गैसेस रिलीज होता है, जो बबलिंग फॉर्म में आपका निकलता है, जो फेना टाइप का निकलता है, वो गैस ही होता है। वो कौन सा गैस होता है, तो हमारे कोल्ड ड्रिंक में जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और यानी कि बोतल में एक प्रेशर होता है, और बोतल के प्रेशर को हम लोग जैसे ही रिलीज कर देते हैं, यानी कि उसका प्रेशर डाउन कर देते हैं, तो हमारा जो भी कोल्ड ड्रिंक में गैसेस होता है वो रिलीज होने लगता है। ओके, तो जितना जल्दी अगर प्रेशर रिलीज करेंगे उतना ज़्यादा आपका गैसेस जो होता है वो रिलीज होता है। इसलिए अगर तेजी से ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, तेजी से फैना जो है उसके जो आपका बबलिंग जो है वो बाहर निकलता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी अगर हम लोग प्रेशर को डाउन कर देते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो गैसेस की सॉल्विटी है वो घटने लगता है और रिमूव होके इस वेंट से निकलने लगता है, जिस तरह से वो बोतल के ऊपर से निकलता है। ओके, तो ये हो गया हमारा हेनरी लॉ, जिसके आधारित ये वर्क करता है। दूसरा जो लॉ है वो है सॉल्युबिलिटी लॉ। तो सॉल्युबिलिटी लॉ क्या कहता है कि जो गैसेस होगा उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी अगर सॉल्यूशन का, किसी लिक्विड का अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें जो भी गैसेस होगी उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो घट जाएगी, यानी कि उसमें जो गैसेस होगी वो रिमूव होने लगेगी। ठीक है, इसका भी एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, वही कोल्ड ड्रिंक। आप देखते हैं कि अगर आप ठंडा जो कोल्ड ड्रिंक अगर पीते हैं तो क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मौजूद होता है, लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तो वो कोल्ड ड्रिंक जैसा नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें जो भी गैसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ चुका होता है। तो जैसे ही अगर हम लोग टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का बढ़ाते हैं तो उसमें जो भी गैसेस होता है वो रिमूव हो जाता है। तो ठीक यही प्रिंसिपल यहाँ पे भी वर्क करता है कि हम लोग अभी क्या किए, यहाँ से वाटर जो है यहाँ पे इन कराएं, और साथ में हम लोग जो भी वाटर के जो पार्टिकल से वो छोटे छोटे भागों में विखंडित हो गया, यानी कि उसका सरफेस एरिया को हम लोग बढ़ा दिए, और साथ में हम लोग यहाँ से क्या दे रहे हैं, तो नीचे से एक हॉट स्टीम भी दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वो हॉट स्टीम क्या करेगा कि वाटर पार्टिकल के साथ क्या करेगा, हीट एक्सचेंज करेगा, और इसमें जो भी हीट का एक्सचेंज होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि इसमें जो वाटर और जो स्टीम हो गए वो आपस में एक साथ सटेंगे। ठीक है, उसके बीच में कोई भी ट्यूब या सेल का अरेंजमेंट नहीं रहता है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हमारा जो ये स्टीम के वजह से वाटर के कांटेक्ट में आएगा स्टीम, तो हमारा जो वाटर है वो गर्म होने लगेगा। और देखें कि अगर हमारा वाटर जो अगर गर्म होता है तो उसमें जो भी गैसेस होगा वो रिमूव होने लगेगा और इसी वेंट के थ्रू निकल जाएगा। तो हम लोग देखें यहाँ पे दो प्रिंसिपल वर्क करता है, एक हेनरी लॉ और एक सॉल्युबिलिटी लॉ। कैसे, तो अभी हम लोग देख लिए कि अगर हम लोग एक तरह से हम लोग प्रेशर भी रिड्यूस करते हैं और साथ में जो ये स्टीम देते हैं उसके थ्रू हमारा गैस वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ता है, जिसके थ्रू हमारा जो भी इसमें डिजॉल्व गैसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, O2 हुआ या अदर जो गैसेस हुए, वो रिमूव होके इस वेंट के थ्रू निकल जाता है। तो कितना हमारा ये डिएरेटर इफेक्टिव होता है, कितना ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ये निकाल सकता है। तो देखिए, जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं डिएरेटर का, उनका ये कहना है कि अगर आपका डिएरेटर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है, तो हमारा जो डिएरेटर होगा उस ऑक्सीजन जो होगा वो रिमूव करेगा 7 ppb तक। ठीक है, यानी कि 7 पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो ऑक्सीजन है रिमूव करेगा। और CO2 कितना रिमूव करेगा, तो फ्री फ्रॉम CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एकदम जीरो कर देगा, पूरी तरह से रिमूव कर देगा, और आपका जो O2 है वो यहाँ तक उसको रिमूव कर देगा। अगर इसको आप ppm में अगर लिखना चाहें तो 0.007 ppm हो गया। तो यानी कि 1 मिलियन पार्टिकल्स में आपका इतना पार्ट्स जो है ऑक्सीजन बचा रह जाएगा, और जो भी फिर ऑक्सीजन बचा रह जाता है तो उसको हम लोग केमिकल डोजिंग के थ्रू उसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें, जो भी यहाँ पे हम लोग गैसेस को रिमूव करते हैं तो उसी को कहा जाता है गैसिफिकेशन या डिएरेशन। और चूंकि हम लोग यहाँ पे कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैकेनिकल अरेंजमेंट की सहायता से हम लोग यहाँ पे गैसेस को रिमूव कर रहे हैं, इसलिए इसे मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर या मैकेनिकल डिएरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे एलपी डोजिंग क्या था, वो हमारा केमिकल डिएरेशन या केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर था। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका एनिमेशन के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे एनिमेशन में दिखता है। तो ये देखिए, आप एनिमेशन आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो इसी तरह वर्क करता है, जो कि आप एनिमेशन में देखें, शायद आपको और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटी के बारे में। तो देखिए इसकी जो कैपेसिटी जो होती है इस तरह से डिजाइन की रहती है कि ये लगभग आपका प्लांट को अगर वाटर ना भी मिले 10 से 20 मिनट तक, तो हमारा प्लांट जो है वो सरवाइव कर सकता है बिना वाटर के। ओके, यानी कि ये बॉयलर को 15 से 20 मिनट तक वाटर जो है वो सप्लाई कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं डिएरेटर के प्रेशर और टेम्परेचर का। तो यहाँ पे कितना आपका प्रेशर होता है, कितना टेम्परेचर होता है, कितना हमारा जो फीड वाटर का टेम्परेचर है होता है वो इंक्रीज होता है, उसको समझते हैं। तो देखिए ये जो भी हमारा ये डिएरेटर होता है उसको हम लोग एक निश्चित प्रेशर और निश्चित टेम्परेचर तक यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे जो जनरली जो प्रेशर होता है वो कितना रहेगा, तो 3 से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इस डिएरेटर का प्रेशर। और अगर जो भी हमारा डिएरेटर से आपका वाटर जो है वो डिएरेट हो चुका है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग आपका 120 से 150 तक 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक है, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है ताकि हम लोग टॉपिक को इजीली और भी अच्छे से समझ पाएँ। थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी कर सकता है, और ये जो वैल्यू होगा वो जो भी पैरामीटर है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो प्लांट की कैपेसिटी और लोड क्या है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत वैल्यू इधर उधर हो सकती है। तो यहाँ पे डिएरेटर में हम लोग प्रेशर इतना मेंटेन करते हैं और टेम्परेचर जब हम लोग को डिएरेट होकर वाटर मिलता है तो वो इतना होता है। और साथ में हम लोग ये भी एक सवाल आता है कि जो डिएरेटर होता है साथ में हम लोग कुछ सर्टेन हाइट पे भी रखते हैं, तो उसका क्या उसके पीछे रीजन है कि हम लोग इसको हाइट पे रखते हैं, क्या NPSH होता है, क्या आपका कैविटेशन होता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने लगा NPSH और कैविटेशन के बारे में तो वीडियो काफ़ी लेंथी और लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो बस अभी हम लोग बेसिक डिज़ाइन को ही समझते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इतना डिएरेट होकर वाटर हो गया, वाटर का टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो फीड वाटर आता है वो लगभग कितना आता है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है, तो सपोज कीजिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री के आसपास आता है। ठीक है, एक अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूँ। तो ये आपका इतना टेम्परेचर आता है और ये टेम्परेचर जो है वो यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, लगभग आपका अगर डिएरेटर में देखा जाए तो 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो टेम्परेचर जो है वो इस डिएरेटर के थ्रू बढ़ता है। तो ये भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ये हम इसका टेम्परेचर इतना हम लोग इंक्रीज करते हैं ताकि प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये जो इसका सेचुरेशन पॉइंट होता है, सेचुरेशन टेम्परेचर होता है, उसके आसपास ही रहे, तभी जो होगा इसमें जो गैसेस होगा वो आसानी से रिमूव होता है। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो डिएरेटर हम लोग यूज करते हैं उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी हम लोग बात देखें कि जो हमारा डिएरेटर है वो एक तरह का स्टोरेज टैंक की तरह काम कर रहा है, एक टाइप का वाटर का रिजर्वर के तौर पे काम कर रहा है, जिससे हमारा प्लांट जो है वो 10 से 20 मिनट तक बिना वाटर के भी सर्वाइव कर सकता है। तो एक तो इमरजेंसी केस में ये रिजर्वर के तौर पे काम कर रहा है। और इसके अलावा क्या बेनिफिट्स है, तो फ्यूल सेविंग बाय प्री हीटिंग ऑफ वाटर। तो अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लगभग फीड वाटर का वो 50 से 70 डिग्री वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा फ्यूल भी सेविंग होता है। सेव केमिकल डोजिंग एंड रिड्यूस ब्लो डाउन। तो हम लोग देखिए अगर हमारा जो भी इस वाटर में गैसेस होता है उसको हम लोग इस मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसको रिमूव करते हैं। अगर रिमूव नहीं करते तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल देना पड़ता है, हमारा कॉस्टिंग ज़्यादा आता। तो एक तरह से हमारा केमिकल भी जो डोज कर रहे हैं उसका सेविंग हो रहा है, साथ में ब्लो डाउन भी इससे रिड्यूस होता है। अगर केमिकल यूज करते हैं तो सॉल्ट्स जनरेट होते हैं, और अगर सॉल्ट्स जनरेट होता है तो फिर हम लोग उसको बॉयलर में तो भेज नहीं सकते, उसको सर्टेन टाइम टू टाइम आपका ब्लो डाउन भी दे के उसको रिमूव करना पड़ता है वाटर से। तो एक तरह से ब्लो डाउन को भी ये रिड्यूस करता है, जिससे हमारा वाटर का भी सेविंग होता है। ओके, अब जो इसका नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है प्रिवेंट फ्रॉम क्रोजन। तो देखिए इसका जो हम लोग मेन जो इसका पर्पज होता है वो क्या होता है कि हमारे जो भी वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करना, गैसेस को रिमूव करना, ताकि ये फर्दर आगे जाकर हमारे मेटल के साथ जो भी हमारा आयरन होता है उसके साथ रिएक्शन करके जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्साइड ना बनाए, यानी कि क्रोजन ना करे। तो क्रोजन से भी एक तरह से हमारा प्रिवेंट करता है। ओके, तो अभी जो देखिए कि हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है इंक्रीज बॉयलर लाइफ
एंड इफिशिएंसी। तो जैसे कि हम लोग देखें कि ये कोरोजन से हमारा प्रिवेंट करता है, और अगर कोरोजन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा बॉयलर जो पार्ट्स होंगे वो जल्दी पंचर नहीं होंगे, उनका लाइफ जो होगा वो और भी अच्छा होगा और भी बड़ा होगा। और साथ में जो भी हम लोग देखें कि यहाँ पे फ्यूल का सेविंग हो रहा है, वाटर का सेविंग हो रहा है, तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा बॉयलर का इफिशिएंसी भी इससे इंक्रीज होता है। तो यही हो गया हमारा डीएरेटर के बारे में। ये ऑल ओवर अभी डीएरेटर के बारे में आई थिंक कि आपका बेसिक जो बातें थी वो क्लियर हो गया काफ़ी कुछ। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी डीएरेटर के बारे में पूरा अच्छे से समझ जाए। डीएरेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारे पावर प्लांट का। तो ओके, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी टाइप के नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।